नमस्कार। आंगनवाड़ी बहनों का एक आदेश पत्र जारी हुआ है, तो उसी बेस पर ये वीडियो आज हमने बनाया है। बहुत बड़ी ये खबर निकल के आ रही है लखनऊ से। चलो जंतर मंतर 3 मार्च 2024 रविवार। नहीं खटेंगे हम बेकार, पक्का रोजगार हमारा अधिकार। तो चलो इस 31 जनवरी को 2022 की हमारी ऐतिहासिक हड़ताल के 2 साल पूरे हो गए हैं। 2022 ही वह साल था जब आखिरी बार मामूली ही सही हमारे मानदेय में बढ़ोतरी हुई थी और संघर्ष का नतीजा था। दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का मानदेय क्रमशः रुपया 9,698 और रुपये 4,839 से बढ़ाकर रुपये 11,220 और 5,610 कर दिया गया था, यानी तकरीबन 16% की बढ़ोतरी। लेकिन जिस हिसाब से इन 2 सालों में महंगाई बढ़ी है, क्या यह 1,522 और 7 से 71 रुपये की मामूली बढ़ोतरी किसी गिनती में भी आती है? जिस हिसाब आंगनवाड़ी कर्मियों का काम का बोझ लादा जा रहा है, क्या उस हिसाब से हमारा मानदेय उचित और पर्याप्त है? कितना मानदेय केजरीवाल सरकार ने 2022 में वर्करों का बढ़ाया है, तो दिल्ली सरकार के विधायकों का दैनिक भत्ता है। वहीं एक सांसद पर सालाना 36 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया जाता है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में राज्यसभा के सदस्यों के वेतन, भत्तों इत्यादि में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जितना हम आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय है, उससे ज़्यादा सांसदों का फ़ोन का भत्ता मिलता है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने स्कीम वर्करों को कोरोना वॉरियर की उपाधि नवाजने के सिवाय अपने 10 सालों के कार्यकाल में आखिर क्या दिया है? साल 2018 में मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा नेशनल टीवी पर हुई और अगले 3 साल उसी घोषणा को दोहराए जाने के बाद भी साल 2024 तक हमें वो राशि प्राप्ति नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्कीम वर्करों के सामने भाजपा ने एक बार फिर पेंशन का नया जुमला उछाला है। हर साल महंगाई भत्ता पाने वाले ये सांसद विधायक हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम 11,000 और 5,500 के मामूली मानदेय में दिल्ली जैसे शहर में अपनी गृहस्थी चलाएं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया जा रहा है। ये ग्राफ है सितंबर 2019 से सितंबर 2023 के बीच कीमतों में बढ़ोतरी कितने % हुई है, वही ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है 2019 से। ये ग्राफ यहाँ से घटते हुए गया है, यहाँ थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ इतना बढ़ा है 73% और उसके बाद फिर यहाँ से घटते हुए आया है, उसके बाद 49% पे फिर ये ग्राफ है, मतलब उतार चढ़ाव का है कि इस समय कमी है। तो बढ़ रही महंगाई की मार जो है, जनवरी 2022 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95-41 रुपये प्रति लीटर थी। उतार चढ़ाव के कई दौर से गुजरने के बाद आज 96-72 रुपये लीटर है। यही हाल गैस सिलेंडर का भी है। शिक्षा में देश 18% जीएसटी लागू किया हुआ है। पिछले कुछ सालों में स्कूली शिक्षा 20% महंगी हो गई है। वहीं किराया भाड़ा 12 से 15% महंगा हो गया है। आम घरों में 3 मार्च 2024 सुबह 11 बजे जंतर मंतर, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ मिलता है। इस तमाम मसलों पर सभी चुनावबाज पार्टियों को घेरने का मुनासिब वक्त यही है कि वह समय जब हमारे वोटों की भीख दरकार है, जब हमारे सामने ये नाक रगड़ने को तैयार होंगे। बहनों, इस वक्त गंवाकर बहुत बड़ी गलती करेंगे और आने वाले 5 सालों में पछताने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। देश के अलग अलग कोनों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मी और हड़ताल संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर रही है। आंध्र प्रदेश की महिला कर्मियों ने अपने राज्य में रिटायरमेंट की उम्र अपने संघर्ष के बदौलत बढ़वाई है। हरियाणा की बहनों के संघर्ष का ही नतीजा है कि उनके मानदेय बढ़ोतरी की मांग सरकार को मौखिक तौर पर सही पर माननी पड़ी है। समझदार वह होता है जो दूसरों के उदाहरण से सीख ले। ऐसे में क्या हमें पीछे रहना चाहिए? दिल्ली जहां 2015 और 2017 और दुनिया के सामने मिसाल खड़ी है, क्या यह मौका ताकत को पहचानिए। इस चुनावबाज पार्टियों के भरोसे रहकर हमें सिर्फ बेगारी और मुफलिसी नसीब होगी। हमारे हक सिर्फ हमारे संघर्ष के जरिए ही मिल सकते हैं।
यूनियन से अलग अलग रहकर हम अपनी एकजुटता को कमजोर करेंगे, इसका ही फायदा हमारे दुश्मन उठाते हैं। इसलिए यूनियन के साथ आइए, अपनी एकजुटता कायम कीजिए, संघर्ष का रास्ता चुनिए और अपनी सही राजनीतिक मांगों का चुनाव का मामला बनाइए। चुनावी मौसम में हमारे बीच बरसाती मेंढकों की तरह आने वाले सभी पूंजीपत पार्टियों सही अर्थों में कुछ हासिल कर पाने का मौका है। इसलिए बहनों, आने वाले 3 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर अपना मांग पत्र पेश कीजिए। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से आदेश। हमारा मांग पत्र ये है। मांग पत्र किन किन विषयों क्या क्या है, आइए जान लेते हैं कौन कौन सी मांग रखी गई है। सबसे पहले है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें नियमित किया जाए व श्रम कानूनों के अंतर्गत लाया जाए ताकि हमें रोजगार की पक्की गारंटी मिले। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी और महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारे मानदेय में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी कर कार्यकर्ता एवं सहायिका के क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये के हिसाब से मानदेय का भुगतान करे। तीसरा है, दिल्ली के केंद्र सरकार और सुनिश्चित करे कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1 अक्टूबर 2018 से लागू मानदेय वृद्धि की बकाया राशि जनवरी 2024 तक 63 महीनों के लिए कार्यकर्ता और सहायिकाओं को क्रमशः 94,500 रुपये व 47,250 रुपये का तुरंत भुगतान किए जाए। चौथा है, दिल्ली में 2022 की हड़ताल के उपरांत गैर कानूनी रूप से टर्मिनेटेड की गई सभी 884 महिला कर्मियों को बिना शर्त काम पर रखा जाए। आगे है, आंगनवाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट सुविधाएं दी जाए और ग्रेजुटी भी दी जाए। साथ में दिल्ली व केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों को बेकार खटकवाने के लिए सहेली समन्वय केंद्र व क्रेच खोलने के फैसले वापस लिए जाए। आंगनवाड़ी महिला कर्मियों के कार्य दिवस को बढ़ाने का फैसला तत्काल वापस लिया जाए। अगला है, आंगनवाड़ी कर्मियों की कार्यस्थल पर दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में उचित इलाज की जिम्मेदारी विभाग द्वारा उठाई जाए। अगला है, समेकित बाल विकास परियोजना में गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओ की घुसपैठ और हस्तक्षेप पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 वापस ली जाए व समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस में किसी भी प्रकार के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ईएसआई, पीएफ व पेंशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए और सभी आंगनवाड़ी महिला कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा गार्ड जारी किए जाएं। अगला है, आईसीडीएस योजना में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की जाए। सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति प्रमोशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से ही की जाए और योग्य आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रमोशन कार्यकर्ताओं के तौर पर किया जाए। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। अगला है, जिस आंगनवाड़ी कर्मियों का पैनल या लीव पर रखा गया है उन्हें तत्काल पारदर्शिता के साथ नियमित किया जाए। 2021 में नियमित की गई पैनल वर्कर्स के लेटर तुरंत जारी किया जाए। अगला है, आंगनवाड़ियों का बजट बढ़ाया जाए व आंगनवाड़ी केंद्रों में सूखे खाने को नियमित किया जाए। आबादी के अनुसार नए केंद्र खोले जाएं व एडिशनल चार्ज का सिस्टम खत्म किया जाए। अगला है, आंगनवाड़ी वर्करों की बंद की गई पेंशन पुनः बहाल किया जाए। अगला है, फोन और इंटरनेट बिल का खर्च सरकार वहन करे और इसका भुगतान नियमित किया जाए। अगला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम को रद्द किया जाए। अगला है, पोषण ट्रैकर ऐप बंद किया जाए। अगला है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर किया जाए। गोद भराई, अन्नप्राशन इत्यादि गतिविधियों की खर्चा का वहन विभाग करे और समय से भी भुगतान करे। पान पर खर्च हो जाता है और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 सालों में चंद आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई बढ़ोतरी की ये ग्राफ और स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है सितंबर 2019 से सितंबर 2023 के बीच कीमतों में किस तरह बढ़ोतरी की गई है और सितंबर 2019 से सितंबर 2023 के बीच कीमतों के बढ़ोतरी का कितना % क्या हुआ, ये यहाँ पे दिखाया गया है। क्या मानदेय बढ़ोतरी की मांग नाजायज है? तो केंद्र तमाम राज्य सरकारों की नज़रों में आंगनवाड़ी कर्मी स्वयं सेविकाएँ होती हैं, लेकिन हमारी हड़ताल को कुचलने की जरूरत पड़ते ही हमारी सेवाएं आवश्यक हो जाती हैं और सरकार धड़ल्ले से आवश्यक सेवा अनुसरण कानूनी यानी स्पा थोप देती है। हमारा काम यदि इतना ही आवश्यक है तो फिर हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों हासिल नहीं है?
यूँ तो स्वयंसेविकाओं के काम के विवरण के अनुसार हमें बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक प्रारंभिक शिक्षा और सर्वेक्षण मात्र की है। लेकिन वक्त के साथ हमारे कार्यभार को बोझ को लगातार ही बढ़ाया जा रहा है। हम स्वयं सेविकाएं क्यों जानवरों का सर्वे, बीएलओ की ड्यूटी, गोद भराई, अन्नप्राशन, कोविड का सर्वे इत्यादि काम करें, क्योंकि सरकारों के लिए हम सस्ते श्रम का स्रोत हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार इस फिराक में है कि हम औपचारिक प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार भी उठा लें, लेकिन शिक्षकों जितनी तनख्वाह की उम्मीद न करें। मतलब इसके लिए बेगार खंटे। बहनों, साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में नजदीक आने के साथ हमें यह तय करना होगा कि हम इस लोकसभा चुनाव में हम इन पूंजीवादी पार्टियों के नकली मुद्दों पर, इनके वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनेंगी, पर हम अपने मांग पत्रक के जरिए अपने हकों को हासिल करने के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगी। बहनों, यह कौन नहीं जानता कि तमाम पार्टियां स्कीम वर्कर्स की बड़ी संख्या और देश के हर कोने में इनकी पहुंच का इस्तेमाल करने के ताक में रहती हैं। वे हमें हवाई सपने दिखाकर अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब सवाल यह है कि बहनों, क्या हम उस झांझा पट्टी में, उनकी झांझा पट्टी में फिर से आना है? हम तो वो कामगार हैं जिनकी दिल्ली की नब्ज पर पकड़ है और हमारे पास यही मौका है। चुनाव के इस दौर को अगर हमने अपने हाथ से जाने दिया तो आने वाले 5 सालों तक हमारे हाथ बंध जाएंगे। और बहनों, यह फैसला हमें केवल एक स्कीम वर्कर के तौर पर ही नहीं, बल्कि इस देश के नागरिक होने के तौर पर भी लेना होगा। आखिर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र इसी देश में खुलते और चलते हैं। 75 साल में ज़्यादा की आज़ादी में हम अपने हितों के विपरीत जाकर इस या उस पार्टी का वोट देकर जिताते आए हैं, लेकिन हमें क्या हासिल हुआ है? झूठे वायदे, जुमले, कांग्रेस द्वारा शुरू की गई उदारीकरण, निजीकरण की लुटेरी, जन विरोधी नीतियों की जानलेवा हवा मोदी राज में और भयंकर हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जनता के जीवन को नर्क में के समान बना रखा है। हम अपने बच्चों को पोषण युक्त भोजन, स्त्री चिकित्सा वाली गुणवत्ता वाली शिक्षा तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। हम इन असली मुद्दों न सोचे पाए, इससे हमें धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने के वास्ते मंदिर, मस्जिद, आरक्षण के नए नए जुमलों और अंध राष्ट्रवादी उन्माद में उलझाया जा रहा है। मोदी सरकार की मजबूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी नीतियों की जद में तमाम सरकारी विभाग आ रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर इसका अगला निशाना महिला और बाल विकास विभाग ही बन जाए और देखा जाए कि नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए इसकी शुरुआत की जा चुकी है। हमारे सामने लड़ने के सिवा एक ही रास्ता है, गुलामी का। लेकिन हमारे रोजगार की गारंटी गुलामी से नहीं, संघर्ष के जरिए ही हासिल होगी। इसलिए अपनी असली ताकत को पहचानिए। इन चुनावबाज पार्टियों के भरोसे रहकर हमें सिर्फ बेरोजगारी और मुसलिसफी नसीब होगी। हमारे हक सिर्फ हमारे संघर्ष के जरिए ही मिल सकता है। एकजुटता को काम करेंगे और इसका फायदा हमारे दुश्मन उठाते हैं। इसलिए यूनियन के साथ आइए और अपनी एकजुटता कायम कीजिए। संघर्ष का रास्ता चुनिए, अपनी राजनीतिक मांगों को इस चुनाव का मसला बनाइए। चुनावी मौसम में हमारे बीच बरसाती मेंढकों की तरह आने वाली सभी पूंजीपस्त पार्टियों से सही अर्थों में कुछ हासिल कर पाने का यही मौका है। इसलिए बहनों, आने वाले 3 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर अपना मांग पत्रक पेश कीजिए। 3 मार्च 2024 रविवार। धन्यवाद।